बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये अब आपका STA 301 है। मिड टर्म के लिए ये पेपर आपको भेज रहा हूँ। इसके 3-4 को पार्ट्स बन जाएंगे, लेकिन वो कंप्लीट होगा आपका इंशाल्लाह। उसमें तमाम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, कोई भी STA का होगा, उनके पेपर कॉन्फिडेंटली वो कर सकेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके अंदर सारे आ जाने हैं। ठीक है जी। ये मेरी एकेडमी ऑनलाइन, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है बच्चा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लेना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है, ठीक है। मार्क्स तो बेटे ऐसे ही आ जाते हैं, वो तो आप कहीं से भी पेपर की रात भी तैयारी करते हैं, कोई फाइल लेके तो बंदे पास तो कर लेते हैं, ठीक है। ये जूम लाइव क्लासेस होती हैं। 0309406084 एक और नंबर है 0315456082 है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये पहला क्वेश्चन है MCQs के अंदर, ठीक है। कहता है 5 नंबर समरी कंसिस्ट ऑफ। 5 नंबर समरी में क्या चीज़ होती है जी? मिनिमम वैल्यू होती है, क्वार्टाइल होता है Q1, मीडियन और Q3 और मैक्सिमम। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब एक सवाल उठता है, ये इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये बेसिकली 5 नंबर समरी का इस्तेमाल जो है ना, वो किया जाता है सिमेट्री वगैरह और स्क्यूनेस को चेक करने के लिए। ये याद रखना आप, किस लिए किया जाता है? सिमेट्री, कि ग्राफ सिमेट्रिकल है या के नहीं है, और यहाँ पर वो स्क्यूड है क्या है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब सिमेट्री और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसका आइडिया जो है वो मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है जी, ग्राफ यूँ बना हुआ है ना, अगर बेल शेप्ड, तो इसको सिमेट्रिकल कहते हैं ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर होता क्या है कि ये मीडियन है सेंटर में, यहाँ Q1 होता है और यहाँ पर Q3 है। तो इसके अंदर Q3 में से जब मीडियन माइनस करते हैं तो उसका आंसर बराबर आता है जब इसमें से इसको माइनस करें, और अगर ये चीज़ नहीं होल्ड करती तो फिर वो सिमेट्रिकल नहीं रहता है। दूसरा भी एक केस होता है इसके अंदर, वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि 5 नंबर समरी की बात की जा रही है। यहाँ पर एक होता है मिनिमम वैल्यू इसकी, जिसको x0 कहते हैं, ये Q1 है, ये मीडियन है, ये Q3 है, और एक इधर मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसमें एक ट्रिक, इन दोनों का भी डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर तो इन दोनों का डिफरेंस यानी मैक्सिमम वैल्यू में से Q3 माइनस करो और वो बराबर आ जाता है Q1 में से जब मिनिमम वैल्यू माइनस करते हो, तो ये सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है चीज़ें, मतलब ये आंसर जो है, ये आंसर इससे बढ़ जाता है तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाती है, यानी ये आंसर इससे बढ़ जाए तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर छोटा हो जाए ये वाला आंसर इससे, तो वो नेगेटिवली हो जाती है, ठीक है। ये आगे आएगा तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई है? ये आपकी बुक में भी दिया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बेटे इसलिए करा रहा हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs आएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ आपको, अब यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं चीज़ें कि यहाँ भी किसके ज़रिए क्या होता है। ये डाटा इसका नहीं है कि ये सोचो कि ये बराबर है, ये मैंने कि और डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा लिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से डाटा मैंने यूज़ किया, ये वाला। जब इसका ग्राफ बनाएंगे आप ना, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड बन जाएगा, यानी इस फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। वो इस फॉर्मेशन में आ जाता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद एक ये दिया हुआ, ये मिड रेंज का भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मीन निकालो, मीडियन निकालो, वो मिड रेंज के बराबर है, या मिड क्वार्टर रेंज, ये चारों बराबर हो तब भी सिमेट्रिकल है। मिड रेंज का ये फार्मूला था, मिनिमम को ऐड करो मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, और मिड क्वार्टर रेंज होता है Q1 + Q3/2 करोगे, तो अगर तो ये सारे आंसर बराबर रहते हैं, मीन, मीडियन, मिड रेंज और मिड क्वार्टर, तो तब भी वो सिमेट्रिकल है। पॉजिटिवली स्क्यूड ये कब होती है कि जब मैक्सिमम में से Q3 को माइनस करो, जो आंसर आए वो बढ़ जाए किससे, Q1 - x0 से, इसको राइट स्क्यूड भी कहते हैं। दूसरा ये होता है, इसमें मीडियन लेस होता है मिड क्वार्टर रेंज से, और ये लेस होता है मिड रेंज, और अगर इसका उलट हो जाता है तो फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये डाटा लेके आप कर सकते हैं, निकाल लें जो मैंने आपसे कहा, ठीक है। अगर इसका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होता है तो सिमेट्रिकल है, अगर इसका आंसर जो है वो इससे बढ़ जाता है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। जिस तरह ये डाटा जो है, ठीक है, ये डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हुआ था, ये देख, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी मैंने इसको अप्लाई किया, इसमें से इसको माइनस किया, फिर इसमें से इसको, ठीक है। तो ये वाला आंसर जो है, ये वाला आंसर ये बड़ा, इससे इसका मतलब क्या है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है
जहाँ से ये डाटा लिया है वो क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। वो ये ग्राफ नहीं है, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ यूँ बनेगा, ये वाला, इसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, वो वैसे मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा था। हो गई बात क्लियर। इसके बाद आ जाओ आगे आप। अब ये कमो बेश आपके बेटे 10 हो गए MCQ, ये याद रखनी है। ठीक है, ये 1-2 नहीं होती है, पूरा टॉपिक है और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके हल होंगे। अच्छा जी, कहता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन इन लाजवेल। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन होती क्या है, उसको कहते हैं MR प्राइम है समेशन XR ओवर N होता है। वो यूँ आता है आपके पास दूसरे के अंदर, MR प्राइम होता है समेशन XR ओवर ये R N। तो अगर आप इसमें ओरिजिन से मुराद ये होता है 1 पुट करेंगे तो ये 1 है यहाँ पर, तो ये फार्मूला तो x बार का हो जाता है। तो फिर हम क्या कहेंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, ये वाला। ठीक है, मीन वाला। फिर कहता है विच ऑफ दी, अच्छा ये भी इसमें बता दूँ, ये वेरिएंस और ये क्या होते हैं। अगर इसका वो पूछे तो ये सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन होता है जो वेरिएंस के बराबर होता है, और अगर आप इसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये तीनों आपने याद रखनी है, 1, 2 और 3। तो टोटल आपके इसके अंदर सारे हो गए। और ये 0 कौन सा होता है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो होता है वो 0 होता है। अच्छा, ये जो प्राइम वाले मूवमेंट्स होते हैं वो या तो होते हैं अबाउट ओरिजिन, यानी जिसको 0 कहते हो, ठीक है, या वो होते हैं अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन, ठीक है, जिसके अंदर x माइनस a आ जाता है ओवर n। इसको कहते हैं अबाउट a, यानी अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन। ठीक हो गया, ये है फार्मूला और एक ये। और ये जो होते हैं ये मूवमेंट्स अबाउट मीन होते हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन जो कि x बार को कहते हो आप। इनका फार्मूला ये होता है, अगर आपने r निकालें, इस पर प्राइम नहीं आता, ये यूँ चलता है। यानी ग्रुप डाटा के लिए लिख रहा हूँ फार्मूले, ग्रुप के अंदर वो आ जाता है। तो ये जब आप इसका फर्स्ट निकालते हो तो ये आते हैं, सेकंड होता है तो वेरिएंस होता है, अंडर रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक होगी ये बात, इसके मतलब याद रखनी है नो कि ये है क्या असल में। अब ये आपके टोटल कमो बेज आपको अंदाज़ा नहीं है, मैंने 10 MCQ करवा भी दी हैं ये। फिर वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट डज नॉट डिवाइड ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स में पहले तो ये पता होना है डिवाइड करती कौन सी हैं। तो बेटे ये सबसे पहले ये याद रखना, मीडियन जो होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, दोनों में 50% आ जाता है। मीडियन करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास आता है क्वार्टाइल जो होते हैं, जो क्वार्टाइल होते हैं वो 4 इक्वल पार्ट्स में करते हैं। ये Q2 है, ये Q1, इसको लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, ये याद रखना है। इधर Q3 है जिसको अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो ये हर एक को 25% कर देते हैं। ठीक है, और ये याद रखनी है आपने एक और इन्फॉर्मेशन कि Q2 जो होता है वो मीडियन के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह डिसाइल्स आते हैं, ये क्वार्टाइल्स हैं, ये मीडियन हो गया आपका। और इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा, डिसाइल्स आते हैं। डिसाइल्स 10वें हिस्से से होता है, तो ये 10th पार्ट में करते हैं। मतलब यहाँ पर D5 है अगर, तो यहाँ D1 है तो इसके नीचे 10% डाटा होगा। इस तरह ये 9 वैल्यूज़ होती हैं। ये याद रखना, 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 1 वैल्यू चाहिए होती। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 3 वैल्यू चाहिए होती, इसलिए ये Q1, Q2 और Q3। इस तरह 10 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए होती है, 9 वैल्यूज़ होती हैं। ये 9 वैल्यूज़ है। ठीक है, और ये याद रखना है कि D5 जो होता है और Q2 ये दोनों किसके बराबर होते हैं, मीडियन के। इसी तरह लास्ट इसमें एक केस आता है, उसे कहते हैं परसेंटाइल्स। ये कमो बेश में आपको ये जो करवा रहा हूँ ना, ये 10 MCQs बन गए आपके अलग से। ये P50 है, ये मीडियन के बराबर होता है, और इसमें एक जो परसेंटाइल होता है उसके नीचे 1% होता है, और ये टोटल 99 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो एक ये भी याद रखना है कि मीडियन जो होता है वो बराबर होता है Q2 के, और ये बराबर होता है आपके पास D5 के, या ये बराबर होता है P50 के। ठीक हो गया बेटे, ये बात याद रखनी है आप। अच्छा भाई, ये मैंने लिखा आपका कि ये रिज़ल्ट आपस में याद रखना। अब इनमें से कोई भी वो दे देता है आपको करने के लिए कि हाँ भाई ये भी कर लो आप। ठीक है, मीडियन बराबर Q2 और ये बराबर D5 के, और ये इक्वल है P50 के। लेकिन वो उसका सवाल ये है कि इनमें से कौन सी डिवाइड नहीं करती, तो वो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है जो डिवाइड नहीं करता। बाकी इन सब को मजमूई तौर पर 1, 2, 3 और मीडियन को हम कहते हैं पार्टीशनिंग वैल्यूज़। आई बात समझ में, ये पार्टीशनिंग वैल्यूज़ होती हैं। कौन कौन सी, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। और ये कितने करती हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये MCQs आने हैं आपके।
परसेंटाइल जो होती तो 99 वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये डिवाइड किस में करते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में। डिसाइल क्या करती हैं, होती 9 वैल्यूज़ हैं लेकिन करती किस में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। और ये क्वार्टल्स होती 3 वैल्यूज़ हैं लेकिन ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। मीडियन 1 वैल्यू होती है लेकिन ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब ये एक मरतबा यूँ भी देख लो आप वर्टिकल। ये सारी असल बेटे मैथ और स्टैट और फिज़िक्स ये होता है जो रफ अमल में टीचर समझाते हैं, ठीक है। वो भी असल होता है जो कॉपी पे लिखा था, लेकिन मेन बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं लिखी जाती। फिर वो कहता है अगर फर्स्ट क्वार्टर ये है, थर्ड क्वार्टर ये है, तो क्वार्टर डेविएशन का आंसर निकाल लो। तो बेटे क्वार्टर डेविएशन का ये फार्मूला वो आपको लगाना पड़ेगा। QD का क्या फार्मूला है, Q3 माइनस Q1/2 है। तो Q3 क्या है जी आपके पास 56.36 है माइनस 21.16 डिवाइडेड बाई 2 है। तो अब इसको माइनस कर लो आप, ये 0 हो गया, 6 में 6 माइनस किया, 3 में से 1 किया तो 2 है। फिर उसके बाद 6 में से 1 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करो 3, उसको 2 पे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करते हो ना उधर जाके 17.6 मेरा कल बनेगा ये, अगर ये आंसर है तो बहरहाल अभी के लिए यही आंसर बन रहा है। एग्जैक्ट जब देखोगे कैलकुलेशन करके तो वो निकल आएगा, ठीक है। ये वाला आंसर चेक कर लें, ठीक है। 17.1 है, जब एग्जैक्ट करोगे तो आ जाए। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ वो पूछ लेता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेंट डेविएशन। ये बेटे आपके MCQs नहीं हो रहे, साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग भी हो रहे हैं। आई बात समझ में? ये जब आप करोगे अब इसमें ये वैल्यूज़ पुट करो, ये आ जाएगा। फिर इसमें एक आता है अभी आपको जो बताया, मिड क्वार्टल रेंज भी है, मिड क्वार्टल रेंज उसे कहते हैं, ठीक है। मिड क्वार्टल रेंज का भी ये फार्मूला होता है, ठीक है। वो आपके पास होता क्या है, वो है Q1 + Q3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये आंसर निकाल सकते हैं। फिर वो कहता है दी हाइट ऑफ स्टूडेंट इज़ 60 इंचज़, दिस इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कंटिन्यूस डाटा होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास x दिया हुआ है तो ये मैयर्ड वैल्यू है ना, तो जो भी वैल्यू यानी वेरिएबल जो वो मैयर करके आता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। जिस तरह टाइम है उसके लिए वॉच होती है, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर होता है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आप। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये लिखा होता नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर क्लास, तो वो काउंट करके आने थे ना, चाहे उसकी वैल्यू 60 लिखी होती तो वो काउंट डाटा हो जाना था। तो काउंट डाटा जो होता है उसे कहते हैं डिस्क्रीट, क्योंकि उसकी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आती है। ये कंटिन्यूस जो होता है इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू, डेसिमल भी आते हैं और इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इंटीग्रल वैल्यू, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज आती है, पॉजिटिव इंटीग्रल, नेगेटिव नहीं होती। ये बाज़ का डॉज करने के लिए देते हैं, ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ 0 होता है, नॉन नेगेटिव, इन सबको कहते हैं नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। तो ये आपसे वो पूछ लेता है बाज़ कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है वो कौन सी वैल्यू अज्यूम करता है, तो बेटे वो मिनिमम 0 होता है या 1 2 3 सो ऑन होता है, इसमें नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव तो खैर इसमें भी नहीं होती, मेजरमेंट तो नहीं नेगेटिव में शो की जाती। उसके बाद ये जो दिया ना क्वालिटेटिव डिस्क्रीट बता दिया। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा का ताल्लुक होता है क्वालिटी के साथ, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिस तरह रिलीजन है, ठीक है, ये रिलीजन जो होता है मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, और इसको मैयर किस पे किया जाता है, नॉमिनल स्केल के ऊपर, ये भी ऐसा हाथ ही रख लो यार। तो बेटे एक एक MCQ नहीं है, ये बहुत लंबा जोड़ा काम होता है, तो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरा होता है क्वालिटेटिव के अंदर जिस तरह रैंकिंग होती है, रैंकिंग चाहे टीचर की कर लो या एक्टर्स की कर लो, कोई होता है ना एक्सीलेंट होता है, फिर उसके बाद कोई आपके पास क्या होता है, गुड होता है, कोई एवरेज होता है, पुअर होता है। तो इसमें हर क्लास एक दूसरे से, ठीक है, ऑर्डर दे सकते हो, यानी ये पहली क्लास का कोडिंग भी कर सकते हैं इसके लिए ये, लेकिन इसमें नहीं आप कर सकते, यानी यूँ लिखो मुस्लिम बेहतर है या नॉन मुस्लिम, ठीक है, इसके कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं, या नॉन मुस्लिम को पहला कैटेगरी और इसको, ये नहीं होता, यानी यहाँ पर कैटेगरी नहीं बनती है। इसको जो मैयर करते हैं वो हम ऑर्डिनल स्केल के अंदर करते हैं। बेटे देखो इतनी सारी डेप्थ बच्चों हैं जो होता है ना, ये सारा कुछ चलता है क्लास लेक्चर्स के अंदर जब आप करते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव आपका वो होता है। उसके बाद कहता है विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डलेस ए सैम्पल, ठीक है, रिगार्डिंग ए सैम्पल, तो कौन सी चीज़, भाई ये पार्ट होता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन क्या है भाई, पॉपुलेशन क्या है, आप जिस कैंपस में पढ़ते हो, मैं एपेक्स कैंपस है सपोज करो,
उसके अंदर जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पर 1000 स्टूडेंट पढ़ता है, तो ये पॉपुलेशन हो जाएगी। इसमें से मैं हर सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट अलग कर लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ। तो ये जो होता है ये स्मॉल एन है, ये पॉपुलेशन है, और ये क्या है, सैम्पल। तो सैम्पल इसका पार्ट ही है ना। अच्छा, ये जो इसकी इन्फॉर्मेशन है इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक, एक स्टैटिस्टिक, ठीक है। और अगर इसमें से मैं मीन निकाल लेता हूँ, इनकी एवरेज वेट निकाल लेता हूँ kg, तो ये दूसरी स्टैटिस्टिक हो जाएगी, ठीक है। एक ये स्टैटिस्टिक है, ए स्टैटिस्टिक इस तरह ये भी, लेकिन मजमूई तौर पर मैं कहूँगा एन और एक्स बार को कलेक्टिवली जब प्लूरल बनाना, ये सिंगुलर है ये भी सिंगुलर, तो प्लूरल बनेगा तो वो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, जो आपके सब्जेक्ट का नाम भी है। पॉपुलेशन का ये, अच्छा इनको रोमन लेटर्स कहते हैं, ये जो एक्स बार एन ये सारे क्या कहलाते हैं, रोमन लेटर्स। क्या कहलाते हैं ये, रोमन लेटर्स होते हैं, यानी एन एक्स बार। और अगर यही मालूमात आप इससे निकालते हो, फ़र्ज़ करो ये 60 kg आ जाती है एवरेज, ठीक है। ये जो सारे होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रीक लेटर्स, ये म्यू वगैरह, ठीक है। ये तो खैर नहीं है ग्रीक लेटर से, ये इसको शो, ये पैरामीटर्स होते हैं। पॉपुलेशन के क्या होते हैं, पैरामीटर्स, पूरा नाम इनका होता है पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है। और ये जो होती हैं ये होते कहलाते हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक्स या सैम्पल स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसका फार्मूला म्यू का ये होता है समेशन कैपिटल एन आ जाता है, और ये जो एक्स बार होता है इसके लिए ये होता है समेशन एक्स ओवर स्मॉल एन, ठीक है। तो अब एक नहीं है, ये 10-10 MCQs बन रहे बेटे आपके, कोई भी पूछे तो घबराना नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज़ यूज टू फॉर ए टाइम सीरीज डाटा, तो ये याद रखना है हिस्टोरीग्राम होता है, ये है सॉरी हिस्टोरीग्राम होता है, ठीक है। टाइम सीरीज़ के लिए हिस्टोरीग्राम होता है, बाकी कंटिन्यूस डाटा के लिए हिस्टोग्राम भी बनता है, फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनता है, फ्रीक्वेंसी को पॉलीगन भी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं, क्या रेंज कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते हो आप, ये आपका 8वां रेंज आती है सबसे पहले। फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कितनी नंबर ऑफ़ क्लासेस बनानी है आपने, एम से मुराद होता है नंबर ऑफ़ क्लासेस, वो आपकी मर्ज़ी है, 5 बनाओ 10 बनाओ, एक है वैसे थम फार्मूला होता है। फिर इन दोनों को जब डिवाइड करते हो ना, तो आपके पास क्लास इंटरवल आ जाता है, इसे क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है। कि कितना इंटरवल 2 क्लासेस के दरमियान रखना है, मतलब ये क्लासेस है ना आपकी बनी हुई, ठीक है। फ़र्ज़ करो 0 है, ये 5 है, 10 है, ठीक है, 15 है और 20 है, तो इनको कहते हैं क्लास लिमिट्स। जब जहाँ पर एक क्लास ख़त्म होती है उससे अगले नंबर पे शुरू हो रही होती है। फिर इसके अंदर वो टैली बार आप करते हो, ये मैट्रिक का काम है आपका। यहाँ एफ आ जाता है मसलन 1 2 3 2 और 1, यहाँ एक टैली बार, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाते हैं, फिर यहाँ 2 और 1, ये होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लास लिमिट्स है। अगर यहाँ पर मैं 5 लिखता, 10 15 20 और 25 लिखता, तो फिर वो सेम हो जानी थी। इन दैट केस ये, यानी यूँ मैं कह रहा हूँ, तो फिर ये क्या बननी थी, ये कहलानी थी क्लास बाउंड्री। लिखा क्लासेस ही होता है, वो ऊपर कम ही लिखता है, फिर आपने सीबी खुद देखना होता है। ये क्लास लिमिट्स क्यों है, क्योंकि ये वैल्यूज़ डिफरेंट है। ये क्लास बाउंड्रीज क्यों, क्योंकि ये सेम है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए बेटे मैंने जूम क्लासेस की हैं कि वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स बताऊँ। यहाँ तो बच्चों को होता है जी फॉर वन से पहले हम जो है ना सारा, ये क्लास इंटरवल आ गया ना, ये मैंने आपको बताया, R/M, M से मुराद नंबर ऑफ़ क्लासेस है। टैली मार्क इनको कहते हैं, वर्टिकल जो काउंट करने के लिए होती हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ग्राफ तो बेशुमार है ना, वो फिर सेकंड लेक्चर देखोगे तो उसमें सारा पता चले। द एवरेज विच डिफाइंस एज रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़, उसको हार्मोनिक मीन कहते हैं। इसका ये फार्मूला होता है। पहले तो आप अरिथमेटिक मीन का फार्मूला देख लो ना, समेशन x/n होता है। ज्योमेट्रिक मीन का ये होता है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका बेसिक एक लॉग वाला फार्मूला भी होता है, उसमें तो जी आ जाता है ना, एंटी लॉग ऑफ। ये सारे अनग्रुप्ड के लिख रहा हूँ, जिसमें आपके पास एफ नहीं होता वो क्या है आपके पास, हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला n ओवर समेशन 1/x। देखो ये अगर x है 2 4 6, तो इसका रेसिप्रोकल पहले लोगे 1/2 1/4 1/6, फिर इनको ऐड करोगे, फिर उसका रेसिप्रोकल। अगर मैं इसका डायरेक्ट निकालता हूँ अरिथमेटिक मीन, तो फिर तो मुझे इसकी वैल्यूज़ पे डिवाइड करना पड़ेगा ना। जिस तरह ये है ना सम ऑफ वैल्यूज़ है, इसको जमा मैं करता हूँ अगर, तो यहाँ पुट करूँगा तो वो तो आपके पास ये बनेगा 12/3। ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन अगर इनको जमा करके मैं यहाँ लिखूँगा, नीचे 3 लिखूँगा, वो तो 1 होगा, यानी रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन है। लेकिन फिर मैं इसका रेसिप्रोकल जब लूँगा, यानी ये कहना चाह रहा हूँ 1 ओवर समेशन x/n, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, तो ये 1/n ओवर क्या आएगा समेशन 1/x, तो ये बनता है n ओवर समेशन 1/x। वो इसको बात कर रहा है, तो इसका नाम होता है हार्मोनिक मीन। ये फार्मूला आपका जिसको यहाँ लिखते हैं।
ये लिखा। अब समझ आ गई बात, इसकी बात कर रहा हूँ। इन दोनों को देख लो, फिर वो ना हो गया आपको ये सब रह गए। बेटे मैं आपको कॉन्सेप्ट और नॉलेज देने के लिए है ये मामला, नंबर लेने के लिए बाकी सारी चैनल्स आप एक फ़ाइल देखेंगे। बच्चों को ये तो पता होता है, बहुत सारी चीज़ों को वो मेमोराइज़ कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा भी आगे पीछे करते हैं तो MCQ गलत कराते हैं। आज के लिए अभी 10वां करने लगा हूँ, ठीक है। वो ये कहता है इफ़ ए कार इज़ रनिंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर ड्यूरिंग फर्स्ट 30 किलोमीटर, फिर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है अगले 30 किलोमीटर, विच टाइप ऑफ एवरेज विल बी यूज। तो जब भी याद रखो, ठीक है, एवरेज आउट करना होता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, हमेशा हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। यानी ये देखो ना यार, ये सफ़र है, ये 30 किलोमीटर का सफ़र है, ये भी उसके बाद अगला 30 किलोमीटर। यहाँ उसकी स्पीड होती है 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ होती है 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी ये निकालना है तो हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। यानी ये हो जाएगा n ओवर समेशन 1/x है। तो अगर मैं इसको ओपन, समेशन का मतलब तो ऐड होता है, ये 2 यहाँ लिखूँगा 1/15 प्लस ये 1/15 कर लिए, इसकी वजह से प्लस आएगा 1/20, इसको हल कर लोगे। तो जब भी एवरेज स्पीड निकालनी ना आपने, या एवरेज मोशन निकालनी है, स्पीड मोशन को कहते हैं ना, तो अब हार्मोनिक मीन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना तब आपने, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन तो जनरल पर्पसेस के लिए मैं एवरेज करना है मार्क्स को इनको, और ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए यूज़ होती है, ये रेट्स एंड रेशियोज़ के लिए यूज़ होती है। टू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो प्रॉफिट नहीं आते हैं, किसी साल कुछ है किसी साल कुछ है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो दोबारा इसको एक मरतबा देख लो, आज के लिए इतना ही है, 10वां ये है। लो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू।